बिंदिया बहू बनकर ससुराल आ गई थी। बहू के गृह प्रवेश की विधि पूर्ण कर सास गायत्री देवी ने बिंदिया की मायके से आए सारे सामान को एक खाली कमरे में रखवा कर लॉक करवा दिया था, ताकि एक दो दिनों में मेहमानों की विदाई के पश्चात वो आराम से सारे सामान को खोल कर देख सके। इकलौते पुत्र के ससुराल से आए सामान को एक एक कर खोलना देखना किसी भी भारतीय सास के लिए एक बेहद प्यारा अवसर होता है। गायत्री देवी के लिए भी बेटे नरेंद्र के ससुराल का सामान था आखिर। अब बहू की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की महिलाओं का आना शुरू हो गया था। सब कुछ निपटा कर पूरी तरह से थकी हारी गायत्री देवी कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर लेटना चाह रही थी, पर उसके कमरे में तो गोरखपुर वाले जेठ जी की बेटी दामाद रुके हुए थे। गायत्री देवी का अंग अंग टूट रहा था। अंततः वह किचन से लगे भंडार घर में फोल्डिंग खटिया लगवा कर लेट गई थी। इधर नरेंद्र और बिंदिया की पहली रात की तैयारियों में फूफा से लेकर घर के बेटी दामाद और नरेंद्र के दोस्त लगे हुए थे। हंसी ठिठोली का भरपूर दौर चल रहा था। बिंदिया के साथ साथ बिंदिया और नरेंद्र का कमरा भी दुल्हन की तरह सजकर तैयार था, पर जाने क्यों बिंदिया बेहद परेशान सी थी। लाख चाहकर भी वो चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पा रही थी। देर रात नरेंद्र के जीजा बहने और दोस्तों ने रस्मी अंदाज में नरेंद्र को छेड़ते हुए कमरे में धकेल दिया था। थोड़ी देर में घर के सभी लोग अपने अपने बिस्तर में बेसुध पड़ गए थे, क्योंकि हर कोई बुरी तरह से थका हुआ था। अभी मुश्किल से आधे घंटे का समय बीता था और नरेंद्र घबराता हुआ कमरे से बाहर आया। वो माँ माँ आवाज दे रहा था। बाहर हॉल में अंधेरा था। सब लोग लाइट ऑफ करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे, पर किचन के पास सोई गायत्री देवी ने नरेंद्र की आवाज को तुरंत पहचान लिया था। वो भागी भागी आई। माँ जल्दी अंदर चलो, देखो ना बिंदिया को क्या हो गया है। नरेंद्र माँ का हाथ पकड़ खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। फूलों की खुशबू के बीच बिंदिया का कांपता और तपता बदन बेसुध सा था। बेटा जल्दी से सबको जगा और गाड़ी निकाल, बहू को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, गायत्री देवी ने चिल्लाते हुए नरेंद्र को कहा। थोड़ी देर में नरेंद्र, गायत्री देवी और परिवार के लगभग सारे सदस्य बिंदिया को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने हालत देखकर बिंदिया को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। गायत्री देवी ने जिद कर बहू के पास बैठने के लिए डॉक्टर को मना लिया था। रात में बहुत सारे टेस्ट हुए थे बिंदिया के। वो अभी भी बेसुध सी थी। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा कुछ समस्या नहीं दिख रही है, पर वो शाम तक आने वाली रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। नरेंद्र बार बार माँ को समझा रहा था कि वो घर जाकर थोड़ा आराम करे, पर माँ बहू के पास से हिलने को तैयार न थी। दोपहर तक बिंदिया पूरी तरह नॉर्मल होने लगी थी। उसने माथे पर हथेलियों के स्पर्श को महसूस किया था। माँ बिंदिया के मुंह से निकला था और गायत्री देवी तुरंत बहू से लिपट गई थी। सारी रिपोर्ट भी आ गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि बिंदिया पिछली कुछ रात से ठीक से सोई नहीं थी। मायके में शादी की तैयारियों की थकान और तनाव, खाने पीने में लापरवाही, पर बिंदिया की तनाव की सबसे बड़ी वजह कुछ और थी। उसके मस्तिष्क में किशोर अवस्था से ये बात बैठ गई थी, ससुराल में सास एक दुश्मन की तरह होती है और दिन रात उसको किचकिच बहू के जीवन को परेशानियों से भर देती है। इन सारी बातों ने सामूहिक रूप से बिंदिया को अपने चंगुल में ले लिया था। पर सासू माँ तो बीमार बहू के लिए अपनी थकान और बुढ़ापे की सारी बीमारियों को भूल बहू की सेवा में लगी थी। डॉक्टर से राहत भरी बातें सुन अब गायत्री देवी बाहर जाकर चाय पीना चाहती थी। वो बस उठी थी कि बिंदिया ने माँ की हथेलियों को थाम लिया था। सारा तनाव अब खुशी में बदल चुका था बिंदिया के लिए। अब वो एक पल अस्पताल में रुकना नहीं चाहती थी। उसे बस अपने ससुराल जाना था।